सभी का स्वागत, सबको नमस्कार। और अपने क्वेश्चनों की इस प्रैक्टिस सीट में प्रैक्टिस सेट नंबर अपना आज है 5वां। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 5वां, जिसमें अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तृतीय श्रेणी एग्जाम, मेन एग्जाम उसकी भर्ती की। अब देखो पहला प्रश्न देखें, यहाँ ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, क्वेश्चन से पे ध्यान दो। पहला प्रश्न है क्वांटम संख्या। पहला प्रश्न क्या है कि क्वांटम संख्या n बराबर 2, l बराबर 1 व m बराबर 1 तो निम्न ऑर्बिटल को निरूपित करती है। मतलब n बराबर मान कितना है? n बराबर है यहाँ 2। क्या लिखा है? n बराबर 2 लिखा है। l यानी दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान लिखा है 1। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान लिखा है 1। इसका मतलब n का मान 2 तो यहाँ 2। फिर उपकोष में l का मान 1, 1 किसका होता है? 0s का, 1 है p का होता है, तो 1 p का 2p। अब 1 है, 1 मतलब अब ये +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। px का +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। py का +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। और जनरली हम px को +1 मानते हैं, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ +1 भी हो सकता है, -1 यानी px भी हो सकता है और py भी हो सकता है। तो 2px भी हो सकता है और 2py भी हो सकता है। इन दोनों को निरूपित करता है, ये है क्वांटम संख्याओं का मान। इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? उत्तर नंबर 1 पहला 2px को भी और 2py को भी निरूपित करता है। 2pz आ जाए ना, तब m का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा इसमें z के अंदर, तब ये नहीं होगा। ये 2s है और 2s में n का मान 2, s के लिए l का मान क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये भी सही नहीं है। तो ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है। सही उत्तर कौन सा हो गया हमारा? पहला उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद देखें अगला प्रश्न, नाभिक के सबसे नज़दीक ऑर्बिटल होगा, यानी नाभिक के सबसे नज़दीक, एक तो 5s दे रखा है, नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सा होगा? अब ये याद रखो, नाभिक के नज़दीक सबसे नज़दीक वह ऑर्बिटल होगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो, एनर्जी सबसे कम। उससे अधिक दूर थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी, उससे अधिक दूर और एनर्जी बढ़ेगी, उससे अधिक दूर और एनर्जी बढ़ेगी। तो जो जो दूरी बढ़ेगी एनर्जी यानी ऊर्जा का मान क्या बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जो सबसे पास होगा नाभिक की उसकी ऊर्जा सबसे कम। अब इनकी एनर्जी निकालनी है और ऊर्जा निकालने के लिए किस रूल को काम में लेते हैं? कौन सा नियम काम में आता है? n+l नियम। और n+l नियम से अगर हम इनके लिए n+l का मान निकालें, एक तो ले रखा है आपको 5s, एक दे रखा है 6p, एक दे रखा है 3d, एक दे रखा है 4d। इसके लिए निकाले n+l का मान, तो n का मान तो 5, l का मान s के लिए 0, तो टोटल मान 5। इसका निकालें तो n का मान आगे वाला मान 6 और p के लिए l का मान, s के लिए 0, p के लिए 1, तो 1। टोटल कितना हो गया? 7 मान हो गया। फिर n का मान यहाँ 3, d के लिए l का मान, s का 0, p का 1, d का 2, तो l का मान 2, 3 और 2 5, तो 5। फिर यहाँ देखें 4d में n का मान 4, d के लिए l का मान 2 है ही 2, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि सबसे नाभिक के सबसे नज़दीक ऑर्बिटल कौन सा है नाभिक के, ये पूछा है। और सबसे नज़दीक मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो। और n+l नियम क्या कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए, कक्षकों के लिए n+l का मान कम हो उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? जिसका n+l का मान सबसे कम हो। अब सबसे कम यहाँ 2 आगे, 5s भी और 3d भी है। अब n+l नियम का सेकंड पार्ट क्या है कि जब अगर n+l का मान बराबर आ जाए, किसका मान देखना हमें? n का मान चेक करना है। और जिसका n का मान कम उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? कम। तो यहाँ देखें n का मान इन दोनों में कम किसका है? 3d का, 3 है यहाँ n का मान। इसका मतलब 3d की ऊर्जा सबसे कम होगी, इसलिए नाभिक के सबसे क्या रहेगा? नज़दीक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा। इनमें देखें ना ऊर्जा का क्रम देखें, सबसे अधिक ऊर्जा तो 6p की, जिसके लिए n+l का मान 7 आ गया। उससे कम 6 वाले 4d की एनर्जी है। उससे कम एनर्जी किसकी है? 5 वाले 2 हो गए तो 5s की आ गई। और सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी? 3d की। तो सबसे नज़दीक नाभिक के 3d।
उससे सेकंड पोजीशन पर 5s, उससे आगे 4d, और सबसे दूर कौन सा होगा 4p। तो नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सा रहेगा 3d ऑर्बिटल रहेगा इन चारों में। तो हमारा उत्तर क्या हो गया सी, इसका उत्तर क्या हो गया सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, क्या लिखा है, न्यूनतम मुख्य क्वांटम संख्या, न्यूनतम है ये, कि न्यूनतम मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा जब 4 पालियों वाला ऑर्बिटल प्रकट होने लगता है। कौन सा 4 पालियों वाला ऑर्बिटल प्रकट होने लगता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान न्यूनतम कितना हो, कम से कम, कम से कम, जहां पर कक्षक है या ऑर्बिटल है उनमें 4 पालियां, 4 लोब, और 4 किस में होती है d कक्षक में, किस में होती है ये d ऑर्बिटल में होती है 4 पालियां। और d ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, पीछे आपको बताया था मैंने वीडियो में कि 1d नहीं होता, 2d नहीं होता, 3d से स्टार्ट होता है। इसका मतलब s स्टार्ट होता है 1 से, p होता है 2p यानी 2p से स्टार्ट होता है, 1p नहीं होता, d स्टार्ट होता है 3d से, 1d 2d नहीं होता, और f स्टार्ट होता है 4f से, 1f 2f 3f नहीं होता। इसका मतलब d वाला 4 पालियों वाला जो है d ऑर्बिटल 3d से स्टार्ट होगा। तो 3d के अंदर n का मान कौन सा होता है ये 3, तो यानी 3 से स्टार्ट होगा। तो सबसे कम मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 पालियों वाले ऑर्बिटल के लिए कितना होगा 3 रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया यहाँ तीसरा आ गया 3। इसके बाद देखें प्रश्न अगला चौथा, मुख्य क्वांटम संख्या s बराबर +½ वाले 3d इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। आप देखो 3d इलेक्ट्रॉन मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन भरे ऐसे, और d में कक्षक कितने होते हैं 5, 5 भरोगे ना, ऐसे भरेंगे यूं 1 2 3 4 5, 5 से भर दिए, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। अब 5 और कैसे आएंगे, ऐसे भर दे यूं उल्टे इस तरह से, और जो इलेक्ट्रॉन है सीधे भरे हैं ना हमने ऐसे, ये सीधे भरे हैं, इनके लिए s का मान क्या है +½ आता है, और जो उल्टे भरे हैं ना उनके लिए s का मान क्या आता है -½ अब देखो हमें क्या पूछा गया है कि क्वांटम संख्या s बराबर +½ ये वाले 3d इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अधिकतम कितनी होगी ये +½ ये +½ ये +½ ये +½ ये +½ कुल कितने हो गए 5। तो 5 ऑर्बिटल है ये, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके लिए +½ मान रहेगा। इसका मतलब 3d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 रहेंगे +½ वाले, और 5 होंगे -½ वाले। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे +½ वाले। तो हमारा उत्तर क्या हो गया इसका बी सही हो गया, जिसमें 5 आया है। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर अगला, अब क्या लिखा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस प्रिंट कर दिया। एक तो क्या है 2p ऑर्बिटल है, एक तो क्या है 2p ऑर्बिटल है, इसके लिए नोडीय तल निकालना है, और एक यहाँ पर क्या है ये है 3s है ये। अब प्रश्न क्या है हमारा कि 3s व 2p ऑर्बिटल में नोडीय तल क्रम से होंगे। s कक्षक जो है उनके लिए नोडीय तल निकाल लेना, तो हमारा फॉर्मूला होता है n-1 s के लिए, और p के लिए निकाल लेना p ऑर्बिटल के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n-2 होता है ऐसे। अब s में n का मान आगे वाला मान क्या लिखा है 3s, तो 3s का निकालेंगे तो n का मान आगे वाला 3 रखना है, तो 3 है ना -1 कितना आ गया 2 नोडीय तल आ गए। फिर यहाँ हमें किसका निकालना अगला 2p का निकालना है, तो 2p का निकालें, और 2p में क्या है n का मान आगे वाला कितना है 2 ये, और फिर आगे -2 कितना आ गया 0। तो याद रखो 3s कक्षक में नोडीय तल 2 होते हैं, और 2p कक्षक में नोडीय तल क्या होते हैं 0। तो 2 और 0, तो हमारा उत्तर क्या आ गया पहला 2 और 0 आ गया ये। इसके बाद देखें अगला प्रश्न नंबर 5 ये छठा, कि एक परमाणु के लिए n का मान 4 है। क्या है एक परमाणु के लिए n का मान 4, इसके लिए कहा जा सकता है, इसके लिए क्या बोल सकते हैं n का मान 4 है। अब हमें क्या लिखा है केवल sp इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल sp d इलेक्ट्रॉन होंगे,
केवल sp_d_f इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल p व d इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको पता है n बराबर 4 होना, उस अवस्था में चौथे कोष में उपकोष कितने होंगे, n की संख्या के बराबर होते हैं। इसका मतलब इसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f, चारों उपकोष होंगे ये। इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो s इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे, p इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे, d भी मिलेंगे और f इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे 4 n बराबर 4 में। उस अवस्था में चारों प्रकार के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ हमें। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि s वाला भी हो जाएगा, p वाला भी हो जाएगा, d वाला भी हो जाएगा और f इलेक्ट्रॉन भी क्या है इसके अंदर पाए जाएंगे। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया इसका तीसरा, यानी सी, थर्ड इसका आंसर हो गया सी वाला। इसके बाद अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में देखो कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 है, n का मान कितना लिखा है 3 है, के लिए संभावित दिगंशीय क्वांटम संख्या l के मान होंगे। n का मान 3 दे रखा है, तब l के मान कौन से हो सकते हैं। अब n का मुख्य क्वांटम संख्या 3 के लिए संभावित दिगंशीय क्वांटम संख्या। अब हमारे पास n का मान 3 है, तो 3 और 3 कहाँ से स्टार्ट होता है, d से स्टार्ट होता है इस तरह से, तो 3d। और d में d के लिए निकालें तो d के लिए m के मान निकालें तो 5 होते हैं, -2, -1, 0, +1 और +2। और हमें क्या पूछा है दिगंशीय क्वांटम संख्या के कितने मान हो सकते हैं। तो दिगंशीय क्वांटम संख्या देखो n बराबर 3 है, उस अवस्था में l के जो मान होंगे ना वो l के मान, अब l के मान हो सकता है कि यहाँ यानी s हो सकता है तो l का मान 0 हो सकता है, कि हो सकता है कि 3s, n का मान 3 है ना, तो हो सकता है 3s कक्षक हो सकता है 3p कक्षक हो सकता है 3d ऑर्बिटल हो, 3f होता नहीं है। तो n का मान क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या n के मान 3 है, तो 3 में 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d हो सकता है। तो दिगंशीय क्वांटम संख्या के मान, अब s के लिए क्या आता है 0 आता है, p के लिए क्या आता है 1 आता है, d के लिए क्या आता है 2 आता है। तो l के मान क्या होंगे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया इसके अंदर, सेकंड वाला उत्तर हो गया दिगंशीय क्वांटम संख्या l के मान 0, 1 और 2। इसके बाद देखो अगला प्रश्न कि परमाणु व आयन के आयन में अंतर होता है। परमाणु व आयन है ना, इन में क्या अंतर होगा परमाणु व आयन। अब एक परमाणु है, जैसे मान लो कह दे ए, एक आयन हो सकता है प्लस वाला हो, आयन हो सकता है माइनस वाला हो, एक ही बात है, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, अब देखो ये परमाणु है, अब जब आयन बना तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बढ़ गया। इसका मतलब परमाणु व आयन के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, अंतर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो एक तो क्या है विन्यास का अंतर हो जाएगा, सही है ये। दूसरा पीछे आपने पढ़ा है कि उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन आकार में क्या होता है छोटा पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन ऋणायन आकार में क्या होता है बड़ा होता है। इसका मतलब अगर आयन बनेंगे तो आकार में परिवर्तन होगा, तो परमाणु के सापेक्ष इनके आकार भी क्या होंगे बदलेंगे। इसका मतलब आपेक्षिक आकार का भी क्या आएगा अंतर आएगा। फिर इस पर कोई चार्ज नहीं, जीरो, यहाँ चार्ज प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब आवेश की उपस्थिति का भी क्या आएगा अंतर आएगा, चार्ज भी क्या रहेंगे अलग अलग हो जाएंगे, तो आवेश भी क्या है बदलेगा। इसका मतलब आवेश की उपस्थिति का भी अंतर आएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये चौथा डी कि उपरोक्त सभी कोई परमाणु और अगर आयन है तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दोनों में अलग अलग होंगे, उनका आकार भी अलग होगा और इसके अलावा उनमें इनका आवेश भी क्या होगा अलग अलग हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया डी वाला हो गया। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर 9 अगला कि Fe परमाणु क्रमांक 56 के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर होंगे 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो Fe है आयरन, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे ना तो 20वां इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे यूं ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 3d और पहले क्या आ जाएगा 4s2। अब टोटल 20 हो गए, आगे
3d6। ये क्या है? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो यहाँ s में 2 भरे हैं, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन दिए हो गए, 18 यहाँ तक। फिर 4s में 2 है, 2 में ये कौन सा हो गया? 19वां। ये कौन सा हो गया? ये 20वां इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में भरा है और उल्टा भरा हुआ है। 19वां सीधा, 20वां क्या है? उल्टा भरा है, स्पिन उल्टा है, विपरीत है ये। अब इसके लिए n का मान निकालोगे ना आप, n का मान तो आगे वाला मान होता है 4, लिख दिया। l का मान निकालोगे, दिगंशी क्वांटम संख्या, s के लिए इसका मान क्या होता है? 0 होता है। फिर m का मान निकालें, s के लिए l का भी 0, m का भी क्या होता है? 0। और इलेक्ट्रॉन क्या है? उल्टा है, तो s का मान क्या आ जाएगा? प्लस ए हाफ, ये सॉरी क्या आ जाएगा? माइनस ए हाफ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन उल्टा है तो s का मान माइनस हाफ, तो मतलब 4 0 0 और माइनस हाफ इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन थोड़ा सा इसने प्लस लिख दिया यहाँ, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा इसको क्या करना? माइनस करना यहाँ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 0 0 माइनस हाफ। तो इस तरह से क्वांटम संख्या में प्रश्न आते हैं। वीडियो डाला है यूट्यूब पे, वो क्वांटम संख्या वाला आप देखना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके आराम से समझ में आ जाएंगे सारे। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, n+1 प्रमुख क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर के लिए दीर्घवृत्ताकार कक्षों की संख्या होगी। अब देखो ये सोमरफील्ड का विस्तार वाला है ये, और सोमरफील्ड ने क्या कहा कि किसी परमाणु में वर्ताकार कक्ष की संख्या सदैव 1 होती है, बाकी सारे क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार होते हैं। अगर टोटल कोष मान लो 6, तो इसमें वर्ताकार जो होंगे ना, वर्ताकार कक्ष, वो तो क्या होगा? 1, बाकी क्या होंगे? सारे दीर्घवृत्ताकार। इसका मतलब ये हो गया कि दीर्घवृत्ताकार कक्ष जो होंगे ना, वो कुल कक्ष से 1 कम रहेगा। टोटल ऑर्बिटल है ना, या उनसे तुलना में क्या रहे? टोटल कक्ष जो है ना, कक्ष या कोष, उससे 1 कम आएगा बस। तो क्योंकि 1 तो वर्ताकार हो गया, बाकी सारे क्या है? दीर्घवृत्ताकार। अगर 6 है तो 1 वर्ताकार 5 दीर्घवृत्ताकार, तो टोटल में से 1 कम करना है कोष में से। अब यहाँ क्या लिखा है? कोष की संख्या क्या है? n+1 है, ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये n+1 यानी कोष को दर्शाती है। तो कुल कोष n+1 है। अब बताओ वर्ताकार कितने होंगे? 1, तो कितने बच गए दीर्घवृत्ताकार? 1 घटा दो तो क्या बच गया? n बच गया। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? n। उत्तर क्या आ गया इसका? n आ गया। तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष क्या होंगे? n संख्या में शेष रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, 11वां। और अगले प्रश्न में क्या है कि रेडियो एक्टिविता के खोजकर्ता कौन हैं? अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेडियो एक्टिविता के खोजकर्ता में। और खोजकर्ता में क्या है? नाम आता है एक किसका? हेनरी बेक्वेरेल, ये नाम आता है। क्या नाम आता है? हेनरी बेक्वेरेल नाम आता है ये। इसने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अब देखो हेनरी बेक्वेरेल के साथ एक बहुत ही रोचक प्रसंग जुड़ा हुआ है, और वो प्रसंग क्या है? ये हेनरी बेक्वेरेल जो था ना, इनकी लड़की का नाम जो था ना, वो क्या था? मेरी था। क्या था? मेरी। और ये रेडियो एक्टिविटी पे काम करता, इसने रिसर्च की। और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना, वो लगातार विकिरणें निकालते हैं बाहर, और ये हाई एनर्जी वाली विकिरणें अगर बॉडी पे गिर जाए ना, इससे कैंसर होने की संभावना रहती है। और यही क्रिया यानी यही प्रोसेस हुआ था हेनरी बेक्वेरेल के साथ। इसके कैंसर हो गया था हेनरी बेक्वेरेल के, और जब इनके कैंसर हो गया, और आपको पता है जब पिता को लगे कि मैं दुविधा में हूँ, या उनको यूँ लगे हमारे पास टाइम कम है, तो पिता के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? सोचता है कि बेटी की शादी हो जाए। और यही परेशानी हेनरी बेक्वेरेल के सामने आई कि बेटी की शादी हो जाए। और बेटी मेरी, अब मेरी क्या थी? इनके साथ काम करती थी, ये साइंटिस्ट थी, वैज्ञानिक। अब रिश्ते ढूंढे गए, लड़कों की खोज की गई। लड़के सारे कौन? कोई रिट की तैयारी करने वाला, कोई ग्राम सेवक की तैयारी करने वाला, कोई क्या है पटवारी की तैयारी करने वाला, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला, और ये वैज्ञानिक। शादी कैसे करें? समस्या हो गई। तब हेनरी बेक्वेरेल जो था ना, उनका एक शिष्य था जिनका नाम था पी क्यूरी। क्या नाम है? पी क्यूरी, यानी पियरे क्यूरी। इनके शिष्य का नाम था पियरे क्यूरी। और जब लास्ट में सब कुछ से ऐसे हो गया कि कुछ लड़के नहीं मिल रहे हैं,
कैसे भी करके शादी करनी है, तो लास्ट में इन्होंने अपने शिष्य पी क्यूरी के साथ इनकी शादी कर दी। और जब शादी होगी ना पी क्यूरी के साथ, वो आपको पता है शादी होने के बाद हस्बैंड का जो सरनेम है वो लेडीज़ के नाम के आगे लगाते हैं, देखते हो आप। तो इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया मेरी क्यूरी। क्या हो गया? मेरी क्यूरी नाम हो गया। और इन्हीं मेरी क्यूरी ने, अब इनका नाम मैडम क्यूरी क्यों बोलते हैं? आप जनरली देखते हो कोई लेडीज आए, हम ये बोलते हैं ये किसकी मैडम आ रही है, किन की मैडम है? तो हम बोलते हैं ये फलाना फलाना की मैडम है। तो ऐसे इनके लिए बोला ये किन की मैडम है? तो बोले क्यूरी की मैडम है। तो क्या हो गया? मैडम क्यूरी। और यही मैडम क्यूरी है ना, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की। और रेडियम की खोज की ना, तब एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कह दें बहुत ही एक रोचक किस्सा है। और इसमें उन्होंने क्या किया कि रेडियम की खोज एस्क में से निकाला रेडियम, और वो एस्क था यूरेनियम का एस्क पिंच ब्लेड एस्क था, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा होता है ऐसे एस्क। और वो पत्थर का टुकड़ा हमेशा क्या मैडम क्यूरी के पॉकेट में, जो कोट पहनती थी उनकी पॉकेट में हमेशा साथ रखती थी वो। और एक बार नाइट में जब वो सोई तो उन्होंने क्या किया, अपने उस एस्क वाले टुकड़े को टेबल पे रख दिया, रख के सो गई। और रात को कोई 12-1 बजे उनको प्यास लगी तो उठी वो, उठ के उन्होंने बाहर निकली तो देखा कि टेबल पे जो टुकड़ा रखा हुआ है वो क्या है, अंधेरे में चमक रहा है, उसमें से लाइटें निकल रही है। और यह देख के उनको बहुत अधिक क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। और उनको लगा कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने क्या, तुरंत अपने हस्बैंड को उठाया, बोली सियाणो उठो, देखो क्या हो रही है। और आपको बताया फिर सियाणा उठा, उठ के देखा तो क्या लगा कि उसमें से विकिरणें निकल रही है। और उन्हीं विकिरणों को खोजते खोजते लास्ट में मैडम क्यूरी कहाँ पहुँच गई? रेडियम तक पहुँच गई। उन्होंने रेडियम की खोज की और इन्हीं कार्य के लिए उनको फिर बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ क्या लिखा है? रेडियो एक्टिविता के खोजकर्ता लिखा है। तो ये मैडम क्यूरी के पिता जिनका नाम था हेनरी बेकवरल, तो हेनरी बेकवरल के द्वारा क्या रेडियो एक्टिविता की खोज की गई। फिर अगला देखो प्रश्न नंबर अगला 12वां, D7 विन्यास से कुल चक्रण होगा। D7 है ना, इससे टोटल चक्रण कितने प्राप्त होंगे? अब D में ऐसे लिखोगे आप इस तरह से 5 कक्षक 1 2 3 4 और 5, ये 5 ऑर्बिटल। और इनमें D7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे है ना, उनके लिए तो प्लस आप प्लस आप प्लस आप, उल्टे उनके लिए माइनस आप। तो ये प्लस आप इस माइनस आप से क्या हो गया? कैंसिल। प्लस आप माइनस आप 0, ये प्लस आप इस माइनस आप से कैंसिल हो गया, प्लस आप माइनस आप 0। अब ये बचा है प्लस आप, प्लस हाफ, फिर प्लस हाफ, ये 3 बचे हैं। तो 3 बार हाफ 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 कितने हो गए? 1.5 हो गया। और 1.5 को कैसे लिखते हैं? 3/2। इसका मतलब कुल चक्रण का मान कितना आ गया? 3/2 आता है D7 के लिए। किसी का निकाल सकते हो आप, माइनस वाले घटा दो, प्लस वाले टोटल जोड़ लो, टोटल माइनस जोड़ दो, दोनों घटा दो, जो बचेगा वो कुल चक्रण यानी टोटल स्पिन आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर अगला 13वां, तत्व एलिमेंट लिखा है यूँ एक्स कोई, नीचे लिखा है 89, ऊपर लिखा है 231, और कह दिया मैं प्रोटॉन निकालने, न्यूट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने, ये 3 चीज़ें निकालनी है इनमें। अब प्रोटॉन तो पता ही आपको, एलिमेंट वाले में करवाया है मैंने। नीचे वाला मान परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। प्रोटॉन कितने हैं? 89। और ये न्यूट्रल है, इस पर कुछ चार्ज लिखा हुआ नहीं है। और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने क्या है? इलेक्ट्रॉन। कितने आ गया? 89। और फिर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को घटाते हैं, तो घटाओगे ना आप, तो 231 में से 89 घटा दो, कितना बच गया? 11 में से 9 गए 2, फिर यहाँ क्या बच गया? 2, इधर से एक और लिया 12, 12 में से 8 गए 4, फिर यहाँ बच गया 1, 142। तो ऑप्शन में इसी क्रम से लिखना है। प्रोटॉन कितने हैं? 89, 89 चार ऑप्शन में। फिर देखो न्यूट्रॉन कितने? 142, तो न्यूट्रॉन 142, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 89। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? 89, 142, 89, ये हमारा अगला ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला
वह आयन जो CO के सम इलेक्ट्रॉनिक है। यानी कौन सा आयन है जो CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे, समान रहे, वो निकालना है। अब देखें यहाँ CO में इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने हैं, कार्बन में 6, O में 8, कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनमें निकालो, देख लो आप, फिर मिला लेना। N2 प्लस N में कितने हैं, 7, दूसरे N के अंदर भी 7, 14 प्लस का मतलब 1 निकल गया, कितने बच गए, 13 इलेक्ट्रॉन। फिर Cn माइनस, C का मतलब 6, N का मतलब 7, 6 और 7 13, माइनस का मतलब 1 और आ गया 14, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन। फिर O2 प्लस, O2 प्लस, O का मतलब 8, दूसरे O का मतलब 8, 8 और 8 16, प्लस का मतलब 1 निकल गया, तो कितने बच गए, 15 इलेक्ट्रॉन। और एक लास्ट बचा है O2 माइनस। अब O2 माइनस में वही O 8 8 16, 16 और 1 माइनस 17। अब CO के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, 14 वाला कौन सा है, कौन सा है, Cn। इसका सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया, ये Cn हो गया। Cn क्या, इसका सम इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हो गया या सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हो गया ये। इसके बाद अगला प्रश्न, n बराबर 3 हो तो L का कौन सा मान सही नहीं है। n का मान 3, 3 का मतलब तीसरा कोष, और तीसरे कोष के अंदर क्या होता है, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। इसका मतलब L का मान 0 हो सकता है, L का मान 1 हो सकता है, p के लिए, d के लिए L का मान 2 हो सकता है। अब 3f नहीं हो सकता, f 4 से स्टार्ट होता है, और f के लिए L का मान कितना होता है, 3। इसका मतलब 3f नहीं होगा, इसका मतलब ये L का 3 मान संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। और ये नहीं होगा तो कौन सा नहीं होगा, L का मान 3 नहीं हो सकता। n बराबर 0 किसके लिए, L, s के लिए तो 3s हो सकता है, 1 किसके लिए, p के लिए, 3 के लिए तो 3p हो सकता है, 2 किसके लिए, d के लिए, 3 के लिए तो 3d हो सकता है। f है, L का मान f कहाँ से होगा, 4 से होगा, f यहाँ 3 दे रखे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है n बराबर 3 के लिए। तो ये अपने आज के प्रश्न थे इसमें, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, इनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी साथ साथ में आप करो। और साथ में आपको टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उन टॉपिक को भी देखो आप आराम से, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा है। और अभी पीछे देखा आपने, अभी कंप्यूटर निर्देश का रिजल्ट आया है, 10,000 सीटें थी, 3,000 सीटें खाली रह गई, 7,000 बच्चे पास हुए। 3,000 बच्चों के 40% से ऊपर नंबर नहीं आई, मतलब 3,000 कम रह गए, सीटें खाली रहेगी। देख लो, अब देख लो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है किस एक तरह का पेपर बनाएगा। तो जितना हो सके टॉपिक को उतना गहरा पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। यानी कितना ज़्यादा पढ़ लो, लेकिन कमी ना रह जाए बस। इसलिए सबको ये ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करनी है कि टॉपिक में प्रश्न जो कर रहे हैं थोड़े स्टैंडर्ड के रहे, और टॉपिक भी आपको स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाए। तो अपने वीडियो देखो आप आराम से यूट्यूब पे, आपको टॉपिक जो है वो आपको लगभग मानो सेकेंडरी लेवल के पढ़ाए हैं मैंने, और उतने आपको लेवल के पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपके इसमें क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अगली बार फिर आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया, कल दोबारा अगला प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।